नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का एस चांद पब्लिकेशन की मैं पुस्तक से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा को बहुत कम समय बचा है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते तो आपको ये निश्चित ही मैं दावा करती हूँ कि आपको परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये पूर्णतः नवीनतम परीक्षा पद्धति पर आधारित है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं एस चांद पब्लिकेशन से। इसका मैं पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। अब ये प्रथम प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पहला जो भाग दिया हुआ है वह आपका सामान्य हिंदी का है। इसी तरह से परीक्षा में भी आपके 25 प्रश्न जो हैं वह सामान्य हिंदी से, फिर सामान्य ज्ञान से और मैथ से पूछे जाएंगे, व गणित से भी। तो मैं आपके 3 विषय को कवर करूँगी। इसमें सामान्य हिंदी को मैं कवर करूँगी, सामान्य अध्ययन को कवर करूँगी और इसके साथ साथ मैं ग्रामीण परिवेश को कवर करूँगी। 3 सब्जेक्ट मैं आपके कवर करूँगी। जो मैथ है आपके 25 नंबर की, ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आप लोग मैथ के जो 25 क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लें, बाद दोबारा से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुजन है? तो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हस्ताक्षर, दर्शन एवं प्राण। ऑप्शन डी आपका इसका उत्तर होगा। हालांकि इस पुस्तक में इसका उत्तर ऑप्शन ए हस्ताक्षर दिया हुआ है, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, आप लोग जो उत्तर दी हुई है माला, उसके अनुसार ना चल करके आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर टिक करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशन है जो आपको 100% एक्यूरेशन के साथ में आपको आंसर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अनुसार यदि मैं टिक करूँगी तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ये सभी हस्ताक्षर, प्राण व दर्शन, ये सभी बहुजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से हिंदी में कितने कारक माने गए हैं? तो आप सभी लोगों को बचपन में भी याद करवाया होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, ये सब आप लोगों ने रटे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो विज्ञान जो है वह आपका सत्य पर विश्वास करता है। अगला प्रश्न है 4th, ये प्रश्न इजी हैं सभी। इनमें से कौन से कवि सूफी हैं? तो ये 4 आपको कवि दिए हुए हैं। इनमें से जो सूफी कवि हैं वह आपका जो मलिक मोहम्मद जैसी थे, इनका नाम आप सभी लोग परिचित होंगे। पद्मावत इन्होंने ही लिखी है, यह एक सूफी कवि थे। अगला प्रश्न है आपका 5th प्रश्न, खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो खून का शब्द जो है वह आपका ए, रक्त। रक्त को खून या फिर इस तरह से रक्तलोचन आपने सुना भी होगा। किस पक्षी को कहते हैं? तो वह कबूतर को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मदिरा का पर्यायवाची शब्द आपका जो बी है ऑप्शन, हाला। तो मदिरा को हाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7th, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का जो विलोम होगा, एक तो ये देखिए तिरोभाव भी जो होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका ए दिया हुआ निरोभाव। आविर्भाव का विलोम निरोभाव, अगर निरोभाव ना देकर के तिरोभाव देते तो वह भी इसका विलोम बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 8, धावल का विलोम शब्द कौन सा है? तो धावल का विलोम शब्द आपका जो ऑप्शन बी है कृष्ण होगा, क्योंकि धावल का मतलब होता है नहीं सफ़ेद, क्लियर, और कृष्ण का मतलब कि जो सांवला या हल्का सा उसमें क्लियरिटी ना हो। अगला प्रश्न है आपका 9th, पराधीनता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीनता में आप लोग बताइए कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी आपका जो पर है। हालांकि इसमें दोनों में ऑप्शन दिया हुआ पर, तो ये आपका ये कट हो जाएगा, चाहे आप बी या डी में से। तो ऑप्शन डी आपका जो पर है वह आपका इसमें उपसर्ग यूज हुआ है। अगला प्रश्न 10th है, प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रतिष्ठित में जो उपसर्ग है वह आपका सी है, प्र जो है वह आपका उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी लोगों को पता हो, उपसर्ग वह जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ये आप लोगों को कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 11, घबराहट में कौन सा प्रत्यय? अब देखिए घबराहट ये प्रत्यय पूछा तो ये क्या लगेगा? ये लास्ट में लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आहट, यह लगेगा। घबराहट में आहट जो है वह प्रत्यय है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय से आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो ऑप्शन ए है ये, यह है आपका भारतीय में प्रत्यय लगा हो, ना कि ई, ना कि तीये। अगला प्रश्न है आपका 13, मैं मेले में गया था, इसमें कौन सा काल है? मैं मेले में गया था, तो आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा काल है। तो जो आपका ऑप्शन सी है भूतकाल, इसमें था लगा हुआ है कि मैंने वो काम किया था या मैं वो काम कर चुका हूँ, तो ये भूतकाल है। 14 प्रश्न है, संघार
शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो संघार का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो ऑप्शन जो सी है, सम प्लस हार जो है वह आपका संघार का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है आपका 15, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमेश का संधि विच्छेद आपका होगा, ऑप्शन आपका सी है, रमा प्लस ईस, यह होगा रमेश का संधि विच्छेद। देखिए समास और संधि विच्छेद ये सारे प्रश्न आएंगे, तो हो सकता है आपसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएं वो थोड़ा सा इससे टफ हो या इससे इजी हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुचित में समास बताइए। अभी देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि समास भी आपके महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से संधियाँ महत्वपूर्ण है, तो समास आपका पूछा गया अनुचित में कौन सा है? तो ऑप्शन डी है आपका, अवयवी समास जो है वह अनुचित में है, क्योंकि अवयवी समास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें आपका किसका प्रयोग होगा? उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे अनुचित हो गया या फिर प्रतिदिन हो गया, ये सारे किसके उदाहरण? यह सब आपके अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां, गगनचुंबी में कौन सा समास है? अब गगनचुंबी में आप सभी लोग को पता होगा ये आपका तत्पुरुष समास है। बहुब्री में जो समास होगा वह आपका तीसरा पद होगा। आप लोग को जैसे अगर पूछा जाए कि पंकज जो है वह किसका उदाहरण है? वह आपका बहुब्री का उदाहरण है, क्योंकि पहले और दूसरे से जो तीसरा शब्द उत्पन्न हुआ है वह इसमें विशेष महत्वपूर्ण रखता है। अगला प्रश्न आपका 18, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से आपके ऑप्शन जो सी है, 2 प्रकार के भेद माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है आपका 19, हंसना क्रिया क्या है? अब देखिए ये सब क्रियाएं हैं कि प्रेरणार्थक है, सकारात्मक है या आकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? तो हंसना जो है वह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका 20, आलस्य से विशेषण बनाइए। अब आलस्य से विशेषण क्या बनेगा? तो आलस्य से विशेषण बनेगा ऑप्शन सी आपका आलसी, ना कि अलसी बनाएंगे। अलसी एक फसल होती है, ना आलस्य बनेगा। आपका आलसी जो है वह आलस्य से विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न 21, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस तरह से बाकी लोग बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी आपका थोड़े दिन का सुख। कुछ दिनों के लिए, जैसे आप लोग की परीक्षा आने वाली है निकट, तो यह क्या है? ये कुछ दिनों की ही परिश्रम है। उस कुछ दिन के परिश्रम से आप लोगों का क्या होगा कि लाइफ टाइम आप उसको आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। अगला प्रश्न है आपका 22, टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ होगा सी, दिवाला निकलना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये वाला जो चैप्टर है ये आप लोग 1 से 2 बार जरूर इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसमें जितने भी जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उन सबको आप मैक्सिमम टाइम आप लिखिए, जिससे आप लोगों को परीक्षा में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जो 23वां है, इसमें जो सही शुद्ध वर्तनी है वह आपके आध्यात्मिक की है, क्योंकि आध्यात्मिक ये भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ और ये भी गलत लिखा। इसमें बड़ा आ भी आएगा, आधा धा भी आएगा, या भी आएगा, इस तरह से पाई लगी होगी। तो आपका आध्यात्मिक ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थान आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा कि वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो इसके आगे क्या होगा? विनय होगा, सदय होगा, निग्रह होगा या फिर साग्रह होगा? तो इसमें ऑप्शन ए जो है वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। अगला प्रश्न है आपका 25 और हिंदी में ये लास्ट है, शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। तो इसमें आपका जो डैश है वहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी आपका उद्देश्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, इसी तरह से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब ये सॉल्व हो गया है। अगला इसका प्रश्न सॉल्व करते भाग खा है, जो कि सामान्य गणित का है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकें। अब हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन, जो कि भाग खा है इसका। तो 91वां प्रश्न है सामान्य ज्ञान से संबंधित, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वह आपका उदयन था, ना कि बिंबिसार था, ना कालाशोक, ना अजातशत्रु। तो मगध जो साम्राज्य था उसका अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो उदयन आप लोग लगाएंगे। अब ये यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पटना शहर की स्थापना किसने की है, तो पटना शहर की स्थापना भी किसने की? उदयन के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न है आपका 52, प्रसिद्ध नाटक
मृच्छटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह एक नाटक है जो कि लिखा गया है, ऑप्शन डी आपका शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका 53, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? अब देखिए, फरीद का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इन्होंने जो शिक्षा थी वह आपका जौनपुर से प्राप्त की थी। अभी आप सभी लोग जानते होंगे जौनपुर के बारे में, जो भी जौनपुर के विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी जौनपुर को क्या बोला जाता कि पूर्व का सिराज बोला जाता था। जितने भी विद्वान है पहले, जितने भी पढ़ाई के क्षेत्र में जौनपुर काफ़ी आगे रहा है और आज भी इसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो फरीद जो कि बाद में शेरशाह सूरी बना, शेरशाह सूरी का नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, फरीद है, उसने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। अब है आपका 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कबीर शिष्य थे किसके? तो कबीर जो शिष्य थे वह आपके ऑप्शन डी रामानंद के शिष्य थे। इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले भारत के आदिवासी नेता कौन थे? तो आदिवासी नेता जो थे वह आपका जोड़ा नांग, इनका नाम आप सभी लोगों ने शायद नहीं सुना हो, लेकिन यह महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और यह प्रथम आदिवासी नेता थे, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका नाम याद रख लीजिए, जोड़ा नांग। अगला प्रश्न है 56, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है वह आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब ये देखिए, नाम याद रखिएगा, कंद विद्रोह का नेतृत्व जो है वह आपका ऑप्शन डी तिम्मा डोरा के द्वारा किया गया था। 58 है, इनमें से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है? अब पूर्णिमा के दिन कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं जो कि आप लोग सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी लोग को पता होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपका होली, वह आपका पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं। वो भी किसकी? फागुन की पूर्णिमा बोली जाती है, उस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, और दिवाली कब मनाया जाता है? अमावस्या के दिन मनाया जाता है। 59 है, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो चरकुला नृत्य है वह आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से? जो मथुरा का क्षेत्र है या फिर जो अवध का क्षेत्र है वहाँ से चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका 60, मौसम बदलने का क्या कारण है, कि मौसम क्यों बदलता है? तो इसमें आपके सभी के ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वह आपका सही, कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना ही क्या है? मौसम बदलने का मुख्य कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? तो इसमें आपको संघनन मतलब जो धुआं और मतलब जो गर्म वायु होती है उसके द्वारा जो जल बाष्पन उड़ जाता है वह आपसे पूछा गया, तो वह क्या है? वह आपका ऑप्शन बी जो धुआं है वह आपका संघनन नहीं है, जबकि कोहरा, मेघ और ओस जो है वह संघनन का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका 62, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, जो कि भूमध्य सागर आपका कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो वहाँ की जलवायु की विशेषता क्या है? कि वह पूरे वर्ष भर वर्षा करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 63, गोबी, कालाहारी, आटाकामा और सहारा ये सब क्या हैं? तो ये सभी आप लोगों को पता होगा, यह सब मरुस्थल हैं, जिसमें जो आपका कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पे एक जनजाति भी रहती है, और जो गोबी का मरुस्थल ये आपका कहाँ है? ये चाइना और मंगोलिया के आसपास है। सहारा का मरुस्थल कहाँ है? यह आपका अफ्रीका में है। और आटाकामा कहाँ है? ये चिली डेजर्ट की जो चिली है, चिली वाला एरिया वहाँ पर है। अगला प्रश्न है आपका 64, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? तो जीवाश्म जो है वह आपकी पाई जाती हैं 64 का सी, परतदार सेल में पाई जाती है। ये प्रश्न अच्छा है। ये प्रश्न आपको इस तरह से ही घुमाऊ प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप एकदम इजी क्वेश्चन नहीं आपको दिए जाएंगे। परीक्षा आप जितना भी आप देखिए, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उस हिसाब से परीक्षा का जो लेवल है वो धीरे धीरे अप होता जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा करिए कि चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकें। अभी मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे एक वीडियो लाने वाली हूँ, जो कि अभी आप लोग की परीक्षा हुई थी 23 तारीख को सांख्यिकी अधिकारी की यूपीएससी के द्वारा। उसमें सामान्य अध्ययन के कुछ ही प्रश्न पूछे गए हैं 20 से 25 में। वो आपके पूरे जो 20-25 क्वेश्चन हैं वह मैं आपके सॉल्व करवाऊंगी, जिससे जो लेखपाल परीक्षा देने जा रहे हैं विद्यार्थी उनको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी जो है वो किस तरह से करंट अफेयर है, किस तरह से जीएस पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आपका 65, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये इसका सभी को आपको उत्तर पता होगा। ऑप्शन जो बी है, छोटा नागपुर जो है वह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है आपका, हालांकि मैं इसके अनुसार अगर मैं देखूं तो ये प्रश्न मुझे थोड़ा गलत लग रहा है,
क्योंकि छोटा नागपुर अगर पूछा जाए, लद्दाख जो है वह सबसे ऊंचा पठार होना चाहिए मेरे अनुसार, और इसमें पुस्तक में जो है वह आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 66, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ये सभी आप लोग को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आपका जो है, अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है वह दिन ब दिन बदरंग होता जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ पर समृद्ध होती है? तो आप सभी लोगों को पता है कि जहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, अधिक वन होते हैं, वहीं पर जैव विविधता अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध होती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने अमेज़न के जंगल सुने होंगे, ब्राज़ील का क्षेत्र जो है वह आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही पड़ता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो जो आपका ऑप्शन सी है आपका, अनुच्छेद 360 के अनुसार ही वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है, लेकिन अभी तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है, ना ही ये लगा है। अगला प्रश्न है आपका 70, बाजार के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं? आप देखिए चारों प्रकार दिए हैं, अल्पाधिकार बाजार या एकाधिकार या पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार बाजार या फिर आपका यह पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वह आपका बिल्कुल सही है। पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार जो है वह बाजारों का आत्यंतिक स्वरूप माना जाता है। 71, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? अब देखिए पंचवर्षीय योजना जो है वह मुख्यतः 5 वर्ष की होती हैं, लेकिन एक पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी सिर्फ 4 वर्ष के लिए चली थी, वह आपका ऑप्शन डी जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना वह सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही चली थी। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो पदार्थ की तरह साइंस से क्वेश्चन है, तो आपका जो ऑप्शन सी है दो बैंगनी होगा, दो बैंगनी तरंगे जो है वह आपका पदार्थ की तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न 73, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इसका प्रिंट सही नहीं आया, आप लोग को शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो, तो मैं चारों ही ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए तापमान, बी आर्द्रता, सी दाब या फिर डी आपका घनत्व। जो क्वेश्चन है कि किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन सी है जो वह दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर। अगला प्रश्न है 74, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? प्रश्न आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं पूरा ही प्रश्न पढ़ रही हूँ। तो इसमें 74 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी जो है ऑक्टेन संख्या है, इसके द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को अभिव्यक्त किया जाता है। 75 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। अंतिम प्रश्न है, संक्रमण से शरीर के किस सहयोग से लड़ता है? तो ये मुझे भी नहीं दिख रहा है, इसमें क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। तो 75 का जो सी है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह आपके संक्रमण से शरीर में लड़ता है। जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कोविड टाइम पे जो है सभी लोग बोल रहे थे कि एंटीबॉडी जितना ज़्यादा डेवलप होगी तो वो क्या है, वह हमारी रक्षा कर रही थी कि जो भी बाहर से अगर कोई भी वायरस अटैक करता है तो उससे क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है, वह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में आती हैं। अब इसका ये लास्ट भाग है, और ग्रामीण राजस्व जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ग्रामीण और राजस्व से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे, ये आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृति का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये इन सभी के मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं ऑप्शन पढ़ूंगी। तो 76 का जो डी है कि उपयुक्त सभी व्यक्तियों का व्यवहार, परंपराएं, विभिन्न धर्मों और जातियों का समन्वय, ये सभी जो हैं वह आपकी संस्कृति के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 77, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? तो अब देखिए यदि आप चारों ही पढ़ेंगे कि धर्म की श्रेष्ठता एवं दार्शनिक आधार, सहिष्णुता, सामान्य प्रक्रियाएं, प्राचीन एवं अमरता, ये सभी जो है यह भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका 78, लोक शब्द निम्नलिखित में से किसका घोतक होता है? तो लोक शब्द जो है वह आपका ऑप्शन डी पिछड़ेपन का घोतक होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी परिचायक होती है? तो सामाजिक संरचना जो है वह आपकी ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों के परिचायक होती है। 80 है, भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप क्या है? तो भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप ऑप्शन डी जाति प्रथा है। पहले वर्ण व्यवस्था चलता था जो कि आज जाति प्रथा को
उसको नाम दे दिया गया है। 81 है कि ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है। तो ग्रामीण समाज की जो ऑप्शन डी है आपका कृषक समाज है, यह मुख्य विशेषता है। हालांकि और भी विशेषताएं हैं कि कम संख्या तो नहीं होता, ये तो शहरीकरण में होता है, जमींदार प्रथा भी होता है, मौसमी बेरोजगारी भी होती है, लेकिन जो कृषक समाज है यह उसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। अगर प्रश्न में आपसे मुख्य पूछा जाए तो आप जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वही आप देंगे। 82 प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो भारत में जो है वह ऑप्शन सी आपका त्रिस्तरीय स्तर पे इसको लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वह आपका सन 1961 में क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद अधिनियम लागू किया गया था, यह पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 84, आरक्षण का लाभ किसे होता है। तो आरक्षण का जो लाभ है वह आपको शिक्षित वर्ग, निर्धन वर्ग, अनुसूचित वर्ग या इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग को पता होगा कि आरक्षण वर्ग का जो लाभ है वह आपका सी अनुसूचित वर्ग को मिलता है, ना कि निर्धनता के आधार पर मिलता है, जाति के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है। ये प्रश्न आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, इसीलिए मैं आप लोग के लिए प्रश्न पढ़ देती हूँ। तो जो आपका शिक्षक है इसमें ऑप्शन डी वह आपका आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है, जबकि जमींदार, ग्रामीण जो कारीगर हैं, भूमिहीन श्रमिक हैं, यह सब आपके ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग माने जाते हैं। 86 है, अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संघर्ष देश कब घोषित किया है। ये तो यह आपका घोषित किया गया है ऑप्शन सी जो है सितंबर 1939 को भारत को संघ शासित देश कह सकते हैं। मुझे भी क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा। 87, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वह आपका ऑप्शन जो सी है वर्ष 2004 में लागू किया गया है। 88 है, स्त्रीकरण किस प्रकार की एक प्रक्रिया है। तो स्त्रीकरण जो एक प्रक्रिया वह आपका ऑप्शन है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। 89 प्रश्न है, गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी होता है। यदि गांव में कोई गुटबंदी होती है तो उसमें सर्वाधिक जो उत्तरदायी वह आपका चुनाव है, ना कि जाति व्यवस्था, ना रोजगार और ना व्यक्तिवाद है, लेकिन चुनाव में ही गुटबंदी होती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। 90 का है कि नगरवाद का अर्थ क्या होता है। नगरवाद का अर्थ होता है कि नगरीय जीवन पद्धति, ना कि आपका नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, ना नगरों का मौलिक विकास। नगरीय जीवन पद्धति को नगरवाद माना जाता है। 91 है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। अब देखिए विशेषता नहीं पूछी है, आप इसको विशेषता लगा के मत आइएगा। तो जो आपका ऑप्शन डी है सामाजिक समरूपता, यह आपका नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता, यह आपकी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। गतिशीलता है, कृत्रिमता है, मुद्रा अर्थव्यवस्था है, लेकिन सामाजिक जो समरूपता है वह आपकी ग्रामीण जीवन में मानी जाती है। कि जो ग्रामीण जीवन में होता है वह आपको कोई भी गाँव का एक मुखिया होता है या फिर कोई भी हो, तो आप उस वहाँ पे नाम के हिसाब से क्या उसकी इज्जत की जाती है कि हाँ अरे वो उनके यहाँ ऐसा है या वैसा। तो इस तरह से सामाजिक एकदम समाज को लेकर चलने वाली व्यवस्था मानी जाती है। जबकि जो नगरीय व्यवस्था है वहाँ पे बहुत एकाकीपन माना जाता है कि हाँ अपने आप से लोग मतलब रखते हैं, बस हो गया। 92 प्रश्न है कि सांस्कृतिक एकाधिका पाई जाती है। तो एकाधिका किस में पाई जाती है। तो आपके जो ऑप्शन है 92 का बी जो है आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में ही सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है। 93 है कि आधुनिकीकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी, ये सभी दृष्टिकोण जो हैं वह आपके आधुनिकीकरण मानव मन के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया, चाहे वो जातिगत दृष्टिकोण हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण हो या आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो, ये सभी दृष्टिकोणों को इसमें सम्मिलित किया गया। 94 है, IRDP का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है 95, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। इस तरह से जितनी भी योजनाएं हैं ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। 96 है कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है। तो पिछड़े हिंदू किसने कहा है जनजातियों को, ये कहा है ऑप्शन आपका ए जो है GS घुरिये ने कहा है। 97 प्रश्न है कि सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रश्न आप सभी लोग को रटा होगा, यह आपका 1952 में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। 98 प्रश्न है, ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई है। तो ग्रामीण निर्माण की सर्वप्रथम जो स्थापना है वह आपका ऑप्शन डी केरल में मानी गई है।
इस प्रश्न का 99 क्वेश्चन है, लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए जो है वह ऊपर से नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक होता है वह आप क्या पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। जो सीक्वेंस होता है इस तरह से आप पढ़ेंगे, ना कि आप उल्टा पढ़ेंगे कि नीचे से ऊपर के लिए। अगला प्रश्न है आपका 100 और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। तो प्लेन टेबल स्टेशन से बिंदुओं की जो स्थिति का निर्धारण है वह आपका ट्राउजिंग विधि से भी होता है और अंतरछेदन विधि से भी होता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका, दोनों से ही इसका उत्तर होगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं। आपके जो भी मित्र लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उनको मदद मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ताकि परीक्षा में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये डर ना लगे कि हाँ मैंने इस तरह के प्रश्न नहीं अटैम्प्ट किए, या हो सकता है इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको एक या दो प्रश्न आपको मिल जाएँ। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप एक भी प्रश्न या दो ही प्रश्न आप किसी से ज़्यादा सही करते हैं तो आप हज़ारों की संख्या में लोगों से ऊपर होते हैं, और या एक भी प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो हज़ारों की संख्या में आप नीचे आ जाते हैं। तो आपके क्या हो जाता है, सिलेक्शन ना होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह की और भी वीडियो आपके एडू वॉरियर्स पे मैंने लेखपाल के प्रैक्टिस सेट डाले हुए, उन सभी को आप देखें और अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित करें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, वहाँ उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से आपको टेलीग्राम पे ये सारी PDF मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ही मैं जो आवश्यक फैक्ट होते हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, मैं उन सभी को अपडेट करती रहती हूँ। और मैं आप लोग मैं वीडियो लाने वाली हूँ जो वह आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले आपकी 19 जून को लेखपाल की परीक्षा है, और 23 मई को जो पेपर हुआ है आपका सांख्यिकी अधिकारी का, उसमें सामान्य अध्ययन के लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं, उनको आप देख कर जाइएगा। वहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आपकी 19 जून की परीक्षा में। ये वीडियो आपके लिए आज या कल में अपलोड हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।